नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की पहली इकाई का दूसरा पाठ कविता फूल और कांटे पढ़ेंगे। फूल और कांटे यह कविता पढ़ने से पहले हम इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 1947 में हुई थी। आपकी जो रचनाएं हैं वो है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपका खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। ऐसा फूल और कांटों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। तो बच्चों, फूल और कांटे यह कविता हम पढ़ना शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि इस कविता के माध्यम से फूल और कांटे के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि दोनों भी एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे से फूल और कांटे दोनों का जन्म होता है और एक ही पौधा उन्हें पालता है, यानी उनकी देख रेख, उनकी देखभाल, उनकी सेवा जो भी करता है वो एक ही पौधा करता है। और रात के समय जब रात होती है तो चांद उन पर अपनी चांदनी, अपना रोशनी जो है वो एक ही सी डालता है। वो दोनों में यह भेदभाव नहीं करता है कि ये कांटा है तो इसे कम रोशनी दे और ये फूल है तो इसे अधिक रोशनी दे। वह दोनों में भेदभाव नहीं करता है, दोनों को एक समान देख रेख करता है, दोनों का एक समान देखभाल करता है। लेकिन मेह भी जो है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह यानी बादल। बादल जो है अपने बारिश का पानी दोनों पर एक समान डालते हैं, फूलों पर भी और कांटों पर, और हवाएं भी उन पर एक जैसी ही बहती है। दोनों हवाएं भी उन्हें समान रूप से देखती हैं, चाहे वो फूल हो चाहे कांटा हो। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन दोनों का ढंग, यानी फूल और कांटों का जो ढंग है, जो तरीका है, ढंग यानी तरीका, दोनों के ढंग जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। कांटों का काम दूसरों को दुख देना होता है और फूलों का काम दोनों सभी को सुख देना होता है। लेकिन फूल में और कांटों में प्रकृति एक जैसे उनके साथ व्यवहार करता है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। आगे की पंक्तियों में हम उनमें क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। वर यानी सुंदर, श्रेष्ठ, वसन यानी वस्त्र, कपड़ा, पर यानी पंख, कतर यानी काटना, फाड़ देना, वेध यानी छेद करना, श्याम यानी काला, तन यानी शरीर। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कांटों का काम जो है वो सबकी उंगलियों में चुभना, उनके सुंदर वस्त्रों को फाड़ना, और अगर तितली उन पर बैठ जाए
तो वो उनके पंख को भी काट देता है। और यहाँ तक अगर भौरे उड़ते हुए अगर उनके पास से गुजरते हैं तो वो उनके काले शरीर को भी, काले भौरे के शरीर को भी वो छेद कर देता है। कांटों का काम होता है यही, यानी कांटा किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सब कांटों से दूर भागते हैं, क्योंकि वह हमेशा दूसरों को नुकसान ही पहुंचाता है। अगर उसे कोई पकड़ना चाहता है तो वह उंगलियों में छेद कर देते हैं, अगर कपड़े में फंस जाता है तो वह उसको फाड़ देता है। इसके लिए कांटों को कोई पसंद नहीं करता है और फूल को सभी पसंद करते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। अनूठा मीन्स अद्भुत, अनोखा। निज यानी अपना, यहाँ पर औ का मतलब और से दिया है। जी यानी मन। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि फूलों का काम क्या है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है, यानी जब फूलों पर तितलियां मंडराते हैं तो वह उन्हें अपना रस, अपना सुगंधित फूल देता है और अपना रस भी देता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, यानी फूलों का रस सभी भौरे पीते हैं लेकिन वह उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। कवि कह रहे हैं कि वह अपने सुगंध से, फूल अपने सुगंध से और अपने निराले यानी अपने एकदम सुंदर रंग से, अपने सुंदर कलर से सभी के मन की कली को खिला देता है। यानी अगर फूलों के आसपास से कोई गुजरता है तो वह उनके आँखों को भी शीतलता प्रदान करती है। फूलों को देखकर सबका मन जो है वह एकदम खुश हो जाता है और कांटे किसी को पसंद नहीं आते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं, खटकना यानी पसंद ना आना, सोहता, सोहता का मतलब है शोभा देना यानी अच्छा लगना, सोहना। सुर यानी देवता, ईश्वर। शीश यानी सिर पर। कुल यानी पूर्वज, एंसेस्टर्स। बड़ाई यानी तारीफ करना। बड़प्पन यानी श्रेष्ठता, महानता। कसर यानी कमी रहना। कवि इन पंक्तियों में फूलों और कांटों में अंतर बता रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि जो भी है सब एक समान होते हैं, फूल और कांटे भी, लेकिन अगर जो बड़ा होता है वह अपने कर्म से बड़ा बनता है, अपने प्रभाव से बड़ा बनता है। कवि कह रहे हैं कि कांटे जो हैं वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, वो सबकी आँखों में खटकते रहते हैं, यानी उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। दूसरा है सोहता सुरशीस पर, और फूल जो है वह देवताओं को चढ़ाया जाता है, वह उसे सभी पसंद करते हैं, सभी उसे अपने पास रखना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, यानी एक ही पौधे से दोनों उगते हैं, कांटे भी और फूल भी, लेकिन दोनों के अलग अलग विशेषताएं हैं। हम भले ही कितने बड़े घर में जन्म ले, कितना ही अच्छे ख़ानदान में हमारा जन्म हो, लेकिन हमारी जो पहचान है वो हमारे कर्मों से होती है। कवि फूलों और कांटों के माध्यम से हम इंसानों को, हम मनुष्यों को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे पूर्वज की जो नाम है उनके नाम से हमारा नाम नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से हमारा नाम होता है। हम कितने भी अच्छे घर में, कितने भी बड़े घर में जन्म ले, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और अगर हमारा कर्म अच्छा है तो अगर हम बुरे भी घर में, किसी छोटे भी घर में जन्म लिए हैं तो हमारे कर्म से हमें लोग पहचानेंगे और हमें अधिक सम्मान देंगे।
फूल और कांटे यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।